मिनाल भाई, अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है रामचरितमानस को लेकर के, पहले भी उन्होंने गोलवलकर के पंच ऑफ थॉट्स को लेकर के कहा और भी बहुत सारी चीज़ें उसने कही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक उम्मीदवार होने के नाते? देखिए इकराम जी, ये अभी जो ये विवाद बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा शुरू की गई, तो मैं और पूरा बिहार यह एक प्रश्न पूछना चाहता है कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। 3 साल की डिग्री 6 साल में बिहार में मिल रही है, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। शिक्षकों को आज जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था से दूर रखकर कभी बकरी गिनने का काम, कभी शराब माफिया को पकड़ने की जिम्मेदारी, कभी शौचालय कौन जा रहा है उसको सेल्फी के साथ फोटो खींचने की जवाबदेही कि कौन जा रहा है। आज ये दुर्भाग्य नहीं है तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक, आप जब विदेशों में जाएंगे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी ऊंचा दर्जा शिक्षकों का है और हमारे यहाँ सबसे नीचा दर्जा शिक्षकों का है। और ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिनको गोलियों के साथ दिल्ली के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था। आपको याद नहीं होगा शायद, मैं बिहार की जनता को स्मरण कराना चाहूँगा। जिनको किताब से कोई वास्ता नहीं है, जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग आज शिक्षा मंत्री बने हैं जो एयरपोर्ट पर गोली के साथ पकड़े जाते हैं। अब सोचिए, ठीक है मैं ये नहीं कहता लाइसेंसी हथियार रखना गुनाह है, लेकिन इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि हम गोली लेकर, हम पिस्टल लेकर एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, हम हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकते। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो गोली लेकर पकड़े जाते हैं, तो उनसे कितनी अपेक्षा की जा सकती है। और भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही मानवता के लिए समर्पित था। आज लोग कहते हैं कि राजा हो कैसा तो रामचंद्र के जैसा, भाई कैसा हो तो रामचंद्र के जैसा, पति कैसा हो जिन्होंने लंका तक लांघ दी सीता माता की रक्षा के लिए तो राम के जैसा, बेटा कैसा हो राम के जैसा, हर लोग। और मर्यादा कैसी हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है, जिनका पूरा ही जीवन। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया, ये उनकी नासमझी है कि प्रभु श्री राम जो केवट के भी श्री राम है, जो सबरी के भी श्री राम है, जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित हर लोगों के श्री राम हैं। और ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में उंगली उठाना, मैं तो अपेक्षा कर रहा था तेजस्वी जी से कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो युवा हैं। और मैं राजनीति से ऊपर भी तेजस्वी जी के बारे में एक परसेप्शन रखता हूं और मुझे उम्मीद थी कि अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि प्रभु श्री राम को मानने वाले इस देश में करोड़ों करोड़ लोग हैं। और छोड़ दीजिए दूसरे, जो राजद के महामहिम हैं लालू जी, उन्होंने जब साउथ के एक नेता ने, मुझे लगता है शायद करुणानिधि जी ने बोला था, तो उस पर उनको संसद में जवाब दिया था कि ये फालतू की बातें मत कीजिए, प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं और आपको प्रभु श्री राम लोगों के दिल में बसते हैं, ऐसा लालू जी ने भी कहा था। लेकिन डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने, उसने कहा है कि आप रामचरितमानस के आप उठा करके श्लोक को देखिए, उसमें ये श्लोक का हिंदी रूपांतरण करिए, तो वो कहता है कि शूद्र, अति पिछड़ा या फिर तेली, ये तमाम जो जातियां हैं जो शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो अदम्य जातियां हो जाएगी। ये उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने कहा था। क्या ऐसी बातें प्रभु श्री राम ने कही थी या बाबा तुलसीदास जी ने कहा था? तो वो उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं, कोट कहाँ से? उल्लेख, वो जो एक संदर्भ है, उस संदर्भ को समझने की जो एक व्यापक संदर्भ में ये बातें हुई थी। और ये तो समर्पित है प्रभु श्री राम का जीवन वानरों के लिए। आप देखिए ना, कोल भील, मतलब दलित, वंचित, शोषित, किसके लिए उन्होंने जंगल जंगल घूमा। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उसमें भी विभाजन है, मतभेद को लेकर के, विचारों को लेकर के। अभी अशोक चौधरी का एक स्टेटमेंट है तो उसने बचाव किया, लेकिन आज भी शिक्षा मंत्री डटे हुए हैं अपने बयानों पर कि मैं आज भी बयान पर अपने डटा हुआ हूं। कोई एक्सपर्ट को बुलाइए और रामचरितमानस में जो चीजें लिखी गई उसका उल्लेख करवाइए, वर्णन करवाइए। देखिए, ये तो हो ही जाएगा ना,
वर्णन भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि जल्द ही, अब तो उनके ही भी दल के लोगों ने बोलना शुरू किया, उनके गठबंधन के लोगों ने बोलना शुरू किया, बड़ी मुखरता के साथ बोल रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का। देखिए, विचारधारा अलग होना वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये राजनीति, ये आस्था की बात। किसी भी धर्म और किसी भी मजहब, किसी भी पंथ को लोग मानते हैं तो उन पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं। आप लोजपा में हैं और आप कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव के बारे में एक नैरेटिव रखते हैं, एक परसेप्शन रखते हैं कि वो एक अच्छा नेता है बिहार का। लेकिन ये बात समझने वाली है कि ए टू जेड की पार्टी आज कहलाने के लिए वो आतुर है। जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कहती है कि हम ए टू जेड पार्टियां हैं, बावजूद शिक्षा मंत्री के बयानों पर अभी किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं है उप मुख्यमंत्री के द्वारा। ऐसे ही, इसी तरह से तो नैरेटिव चेंज होता है ना। आप मेरे बारे में कोई परसेप्शन अच्छा पाल लीजिए, लेकिन मेरी करनी अच्छी नहीं होगी, हमारा काम अच्छा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि फिर नैरेटिव बदलता है। तो मैंने तो कहा ही कि हम तो उम्मीद कर रहे थे, जैसी बातें तेजस्वी जी करते हैं तो मुझे तो लगा था कि वो निसंदेह ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन ये जो कदम है ए टू जेड की ओर तो नहीं ले जाता है। ए टू जेड लोगों की आस्था पर प्रश्न करने का अधिकार ये उनके शिक्षा मंत्री को किसने दिया? और मुझे तो उम्मीद है कि क्या राजद के लोग, क्या जदयू के लोग, क्या कांग्रेस के लोग, क्या प्रभु श्री राम को नहीं मानते? तेजस्वी जी को आकर के इन बातों का जवाब देना चाहिए कि वो मानते हैं कि नहीं प्रभु श्री राम को। उनकी भावना क्या है भगवान राम के बारे में, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज की तारीख में उत्तर भारत में खासतौर से जो चुनाव का, जो राजनीति का स्तर रह गया है वो जातीय और धार्मिक आधार रह गया है। इसलिए समय समय पर हम लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज देखते हैं। अब हमारा आगे का प्रश्न ये रहेगा कि अभी जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और इसकी रूपरेखा भी 2 स्तर पर तय की गई है और इसकी सुनवाई, इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई और कहा गया है कि संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ ये कहीं से सही नहीं है। ये केवल और केवल राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट को जातीय आधारित जनगणना करवाने की। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की ये पहल, जो कहते हैं कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कितने लोग हैं हमारे बिहार में किस जाति से, उसके लिए हम फिर आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे, संसाधन तैयार करेंगे? देखिए, कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया था। जी, मैंने देखा था। और 2 शिक्षिकाएं आई थीं और जो मैंने बजाबता है, ये नहीं कि बेसलेस बात, कि वो जो कर रही हैं उसको मैंने पोस्ट किया। आप देखेंगे कि इतनी गलतियां हैं। परिवार का मुखिया कोई है, नाम किसी और का भर दिया जा रहा है। जो उसमें है कि ये मकान आवासीय है, व्यावसायिक है, क्या है, लेकिन आप देखेंगे कि सब कॉलम में आवासीय भर दिया गया। जो मेंबर्स हैं उनके बारे में जो संख्या है, आप छोड़ दीजिए दूसरे। मैंने मेरे घर का खुद का किनसे पूछकर बढ़ा, मैंने पूछा कि किसने हस्ताक्षर किया तो वो नहीं बता पाए। तो यदि इस तरह सरकार, आखिर ये जातीय जनगणना कराने का मकसद क्या है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। अगर तकनीकी खामियां देख रहे हैं जो कि ट्रेनिंग खुद कर रहे हैं उसको, तो इसमें सरकार का दोष कहाँ है? इसका मतलब आपने ट्रेनिंग नहीं दिया ना ठीक से, करके तो यही रिपोर्ट देंगे, ऑफिसर्स को इम्प्लीमेंट फिर वही। तो इसका मतलब आपके ऑफिसर्स ही, जब पहले तो उनको सक्षम बनाइए ना। आप कोई योजना बनाते हैं, 500 करोड़ रुपया का इसमें प्रावधान किया गया, आपको पता है, जनता की गाढ़ी कमाई का 500 करोड़। और ये इसका फलाफल यदि सही नहीं आएगा, मैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को मानने वाला हूँ। समाज के अंतिम पायदान के पर बैठे व्यक्ति तक भी सूर्य की रोशनी पहुंचनी चाहिए, उनको भी समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ होना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। मैं तो इन बातों का पक्षधर हूं, लेकिन मैं इस बात से भी सशंकित हूं कि क्या बिहार फिर से उसी जातीय उन्माद और संघर्ष के दौर में जाएगा? सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? क्या सरकार को वो चीजें नहीं दिख रही, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी जाति और किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के लोग हों? क्या सवर्णों के ऐसे दर्जनों गांव नहीं हैं, मतलब लाखों की आबादी नहीं है जिनको आज 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है? तो क्या उसके कल्याण की बात नहीं होगी? आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी मजहब को हों, क्या उनको अधिकार दिलाने के लिए पहल नहीं होनी चाहिए? जाति आधार पर हम करना चाहते हैं तो आप करिए,
लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आज जेलों में बंद जो क्रिमिनल्स हैं वो किस किस जाति के कितने कितने क्रिमिनल्स जेल में बंद हैं। आज जो थानेदारों की पोस्टिंग हुई है किस किस जाति के थानेदार की पोस्टिंग कितनी कितनी हुई है यह भी आप सार्वजनिक कीजिए। किस किस जाति के ब्यूरोक्रेट्स आज तो अधिकारियों की भी पोस्टिंग आप जाति आधार तो पर कर रहे हैं। इसमें तो आप स्किल्ड भी कीजिए लिखा घोषित। जाएगा ना, स्किल्ड भी लिखा जाएगा कि कौन सा काम करते हैं आप, आपके परिवार के लोग में कितने नौकरी में हैं, बेरोजगारी में हैं, ये सारी चीजें तो इसमें डाली जा रही है ना। अरे तो जब प्राथमिक तौर पर ही आप गलती कर रहे हैं डाली कब जाएगी? जी, हम बुनियादी तौर पर कब गलतियां हैं। जाएगी? जब गलतियां ही हो रही हैं। आप देखिए ना, मुझे तो बड़ा ग्लानि महसूस होता है कि कोई हाई स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और वो भर रहे हैं। आप देखिए मैंने जो डाला है मैंने देखा उसमें कितनी अशुद्धि है। तो वैसे लोग आज क्या कारण है? एक बात का जवाब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, जो सत्ता में काबिज लोग हैं, कि आप ये बताइए कि आज बिहार का हर व्यक्ति सरकारी जॉब में जाना चाहता है, सरकारी शिक्षक बनना चाहता है, सरकारी डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वही सरकारी शिक्षक, वही सरकारी प्रोफेसर, वही सरकारी डॉक्टर अपने बच्चों को ना तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, ना सरकारी कॉलेज में दाखिला कराते हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आंख का छोटा सा इलाज कराने दिल्ली जाना पड़ता है। 17 वर्षों तक बिहार की सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अब फिर से इन विषयों को उठाना पड़ रहा है। और अभी तो खैर साथ में आ गए आरजेडी के लोग भी, लेकिन इस चुनाव के पहले भी वही जंगल राज का डर दिखा रहे थे, जंगल राज के नाम पे वापसी करते हैं। और आपके साथ के जितने भी लोग सत्ता में आए जिन्होंने 5 साल, आज बिहार का युवा उसने जंगल राज तो देखा ही नहीं। आज यदि हम बात करें, जो 20 से 35 साल का युवा है उसने कहाँ देखा जंगल राज? 90 का दशक वो नहीं देखा, उन्होंने तो देखा नहीं। वो हाँ, उन्होंने ये जरूर देखा है कि आप शासन कर रहे हैं 10 साल और किसी आंध्रा में यदि जगन मोहन शासन कर रहे हैं तो वो 5 साल में आंध्रा को कहाँ ले जा रहे हैं। और मृणाल भाई केवल नीतीश कुमार की विसंगतियों को गिना रहे हैं, बिहार में कुछ अच्छा काम नहीं किए हैं। बिल्कुल अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं अच्छा हुआ है। मैंने तो वो दौर देखा है, मैंने तो वो दौर भी देखा है ना, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ। लेकिन जिस तुलनात्मक यदि बात करेंगे, तुलनात्मक बात, शुरू के 5 वर्ष में बहुत अच्छा काम हुआ बिहार में, इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे लोग और नीतीश कुमार जी से बहुत अपेक्षाएं थी कि नीतीश कुमार आज एक माइलस्टोन सेट करेंगे, लेकिन वो भी उलझते चले गए सत्ता की राजनीति में। वो जिस सुधारवादी बातों को लेकर आगे बढ़े थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा पक्षधर हूं, शराबबंदी होनी चाहिए थी और इसका लाभ समाज को मिला है। लेकिन शराबबंदी क्या पूर्ण तरीके से हुई? 4 तरफ से आपका बॉर्डर लगता है, नेपाल की सीमा है, उधर यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, आपने क्या ऐसा इंतजाम किया? आज शराब जो है आज घर घर में पहुंचता है। आज मंत्री कहे शराब बड़े पैमाने पर रोजगार का एक साधन बन गया है। नीतीश कुमार के मंत्री भी कहे हैं, जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई तो कहा कि हमको पुलिस की तरफ से जो एक मिलना चाहिए था कॉर्पोरेशन, वो नहीं मिलता है। आप कहेंगे कि पुलिस तो उसी की है, फिर कॉर्पोरेशन क्यों नहीं मिलता है? तो ये एक सवाल वाजिब है, लेकिन जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, सपोर्ट उनका भी चाहिए। तो ये देखने की जवाबदेही तो उन्हीं को है ना। इसका मतलब आपका फेल्योर है, तो उन्हीं को है। आपका फेल्योर है ना। आप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो ये देखने की जवाबदेही तो आपके ऊपर है। ये कौन देखेगा? ये तो आपको तय करना है, और नहीं हो रहा है तो आप जिम्मेदारी बांटिए या इन चीजों से मुक्ति लीजिए। मृणाल भाई एक बात बताइए, जातीय जनगणना अगर हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सब लोगों को पता चलेगा कि हम किस बिरादरी से, हमारी उपजातियां कितनी हैं, तमाम चीजों को पता है। कई एक्सपर्ट ने कहा है कि भाई देखिए, इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण में सहूलियत जितना है उसको बात को मानते हैं, इसके फायदे भी हैं, लेकिन केवल राजनीति न की जाए इस पर। ये तो कहने के लिए बातें हैं ना, ये तो राजनीति ही हो रही है, हो क्या रही है। अब आप ये बताइए कि आप वैश्य की बात करेंगे तो वैश्य में आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कह रहे हैं जातियां और उसमें भी उपजातियां। अब वैश्य में तेली है, सूड़ी है, हलवाई है, कसोदन है, और उसमें भी उपजातियां हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये कल दिन फिर जो है एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा होगा।
तो आपने पहले इस पे होमवर्क किया नहीं। आपको तो पहले इसमें अच्छे से होमवर्क करना चाहिए था ना, आपने किया नहीं, आपने भेज दिया। एक पैसे की बर्बादी हो रही है ये आज, नोटिफिकेशन और पढ़ाई बर्बादी हो रही है किस बेसिस पे? इसमें किसको लगाया गया? शिक्षकों को लगाया गया। पढ़ाई बंद करके अब वो ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो मूल चीज है शिक्षा व्यवस्था, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षक चुनाव में भी लगते हैं, उस समय आप लोग क्यों नहीं हल्ला करते हैं कि भाई शिक्षक को चुनाव में क्यों लगाते उस समय भी हम लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हैं? शिक्षकों की ये तो मांग रही है। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ऐसे शिक्षा मंत्री का भी बयान देख लीजिए ना, जी जी। तो शिक्षा व्यवस्था से नीचे के शिक्षक से लेकर ऊपर के शिक्षा मंत्री तक की स्थिति ये है कि आज भगवान ही बचा सकते हैं, आज ऊपर वाला ही तो रक्षा आपकी कर। नजरों में ये जातीय जनगणना से लेकर के चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके जो बयान है, सब कहीं ना कहीं इनसे कोई फायदा बिहार के लोगों को नहीं पहुंचता है। क्या फायदा? आप बता दीजिए, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप मुझे फायदे गिना दीजिए, क्या फायदा होने वाला है? मैं तो सरकार जो बोला है उसी बात को मैं बोल रहा हूं। सरकार तो बोलती ही है, सरकार का काम है बोलना, लेकिन सरकार को मैं एक बिहार के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मुझे ये जानने का है, हक है कि नहीं है कि इस जनगणना से क्या फायदा होने वाला है? संसाधन तैयार होंगे, किस चीज का जो संसाधन? लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके तो लिए वो करना चाहिए ना। जी। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो होना चाहिए। ये सच्चाई है कि नहीं? आज देश में जो शेड्यूल ट्राइब का कोटा है, आपको पता है राजस्थान का कुछ गांव है, वो पूरा का पूरा शेड्यूल ट्राइब का कोटा वही 5-7 गांव खा जा रहा है। आईएएस का बेटा है, पूरे देश की बात मैं कह रहा हूं। आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, आईपीएस का बेटा ही आईपीएस बनेगा। आज जो इसका लाभ है, आज पूरा वही कुछ गांव। तो क्या मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि देश के हर क्षेत्र में ये इसका लाभ मिलना चाहिए ना, जो निचले तबके के लोग हैं? आरक्षण तो पूरे देश के लिए बना है। तो लाभ कहां हो रहा है? जो बना था बाबा साहब ने जिस उद्देश्य और जो उस समय की स्थिति थी, उस समय जो देश की परिस्थिति थी, उसके हिसाब से उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने तय किया। लेकिन आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी आईएएस का बेटा ही आईएएस हो रहा है, आईपीएस का बेटा ही आईपीएस बन रहा है। ये तो जांच का विषय है ना। और ऐसे ही लोग इसमें परिवर्तन नहीं होने देते। ऐसे ही लोगों को मेरी मांग है कि यदि राजस्थान के उस गांव का कोई महादलित भाई हमारा सक्षम हो रहा है, राजनीति में भी तो वंशवाद है, हर जगह है, राजनीति में भी तो वंशवाद है। मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी है। जी। और कल मैंने फेसबुक पर भी लिखा कि मैं तो बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि जब तक जातिवाद से ऊपर उठकर विचार नहीं होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो और किसी भी जाति का हो, यदि योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा ना, तब सही मायने में परिवर्तन होगा। तो आजकल चुनाव में पात्रता देखते कहाँ हैं? वोटर्स भी तो पात्रता नहीं देखते। इसीलिए तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वही लोग 5 साल गाली देते हैं और उन्हीं को वोट भी देते हैं। आपराधिक छवि के लोग संसद तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं, और फिर वही लोग आपके लिए आगे की तैयारी करते हैं। तो वही तो बोले कि जनता प्रश्न तो खड़े करती है, लेकिन जनता को भी ये देखने की जरूरत है कि जो भी नेता ऐसा करते हैं वो तो अपनी रोटी सेक लेते हैं, लेकिन खामियाजा तो जो लोग हैं उनको ही भुगतना पड़ता है ना। तो ये तो सोचने का विषय है ना। अंत में पूरे बिहार वासियों के लिए क्या कहेंगे, भागलपुर वासियों के लिए, बांका वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार और हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम इन बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे। आज देश की 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है और युवा की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि आज हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, ये पूरी दुनिया का एहसास कराती है दुनिया में चल क्या रहा है। हम आज देखिए दुनिया में जो भी देश आज शीर्ष पर हैं, तो वो जातिवादी व्यवस्था के तहत नहीं है। आज वो विकासवादी सोच के साथ, आज वो सामूहिकता के सोच के साथ और राष्ट्रवादी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रगति, और हमारे यहाँ बिहार में प्रतिभा कितनी है इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये वही बिहार है
जहां से बापू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण की धरती को चुना इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये बिहार चंद्रगुप्त और चाणक्य का देश है, जिसने कूटनीति को, और लोकतंत्र की जननी यही लिच्छवी से, बिहार से शुरू हुई। महात्मा बुद्ध, महावीर, राजेंद्र प्रसाद, वशिष्ठ नारायण जैसे लोगों का है ये बिहार। और आज हम ऐसे लोगों के बातों में उलझे पड़े हैं, तो युवाओं से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि आइए इन बातों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। हम यदि सही मायने में अपने राज्य को, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा बिहार जो कभी पूरे देश और दुनिया को नेतृत्व देता था, बिहार में 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला और नालंदा, जहां पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तो आज आवश्यकता है कि वो जो ज्ञान की स्थली थी, आज चंद्रशेखर जैसे शिक्षा मंत्री के बयान से शर्मसार हो रहा है। आज इस तरह की बातों से मन दुखी होता है। तो युवाओं को ये मैं आग्रह और अपील करूंगा कि इस बात से ऊपर उठकर हम कैसे अपने बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम तरक्की और उन्नति के मार्ग पे अपने राज्य को, जिले को, हम जहाँ रहते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि देशभक्ति का जज्बा हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में काम करें, आप पत्रकार हैं तो आप सही आवाज़ को लोगों तक पहुँचाइए। जो समाज में सही घटनाएं हो रही हैं उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। मैं यदि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो मेरी यही देशभक्ति है कि मैं सही मुद्दों के लिए लड़ूँ, मैं अच्छी बातों को आवाज़ दूँ, जो सही है वो सही कह सकूं, गलत को गलत बोल सकूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकूं, सदाचार के पक्ष में रह सकूं। ये मेरी यूएसपी होनी चाहिए और इसके लिए काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, तब ना आगे बढ़ेगा। कि भाई कोई बोला और वो तो अपनी रोटी सेक रहा है, ये समझने की जरूरत है कि इसमें हमारा भला नहीं है, इसमें उनका भला है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं भला उनका है, वो सत्ता में रहने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई चीजें, वो क्यों, कैसे वो सत्ता में बने रहें, इसके लिए कहते हैं। और सब लोग जानते हैं कि मेरी सोच हमेशा जातिवाद से ऊपर रही है। मैंने कभी जातिवादी सोच को अपनाया नहीं है। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि समाज का हर तबका तरक्की करे, आगे बढ़े। और तभी जब समाज का हर तबका बढ़ेगा, तभी जब समानता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तब हमारा देश फिर से वहाँ पहुँचेगा जहाँ हम लोग चाहते हैं। सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो बना पाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये मृणाल शेखर थे, जो अमरपुर विधानसभा से कई मर्तबा एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। और इसकी बातों से 2-3 चीज़ें स्पष्ट हुई कि जात पात की राजनीति से प्रेरित पात्रता को कहीं ना कहीं हम लोगों को तवज्जो देना चाहिए, उसकी महत्ता को समझनी चाहिए। और बिहार की सरजमी वही है जहाँ चंद्रगुप्त, चाणक्य और न जाने कितने अनगिनत इस देश में आइकॉन के रूप में गुजरे हैं। लेकिन आज डॉक्टर चंद्रशेखर की जिस तरह की बानी और वक्तव्य रहा है रामचरितमानस को लेकर के, कहीं न कहीं बिहार की अस्मिता और इसकी इज्जत के साथ एक तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इन सब से परे उठ करके, राजनेताओं की बातों से ऊपर उठ करके हम बिहार को कैसे संवारें, कैसे सब आगे लेके जाएं, इसको सोचने की ज़रूरत है। ये अपील डॉक्टर मृणाल शेखर जी का था। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप बातें अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।